नमस्कार। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो चीन के 3 चाइल्ड पॉलिसी को लेकर के है। ठीक है, हाल के दिनों में ये चर्चा का विषय था। चर्चा ये था कि चीन ने किस तरह से 1 चाइल्ड पॉलिसी से 2 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी से 3 चाइल्ड पॉलिसी की ओर बढ़ा। इसके पीछे क्या कारण रहे उसको समझने का कोशिश करेंगे और भारत इससे क्या सीख सकता है उसे भी जानने का कोशिश करेंगे, तथा भारत के साथ कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा भारत में भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की बात हो रही है, या तो हाल के दशक में या तो हाल में क्या चर्चा का विषय बना हुआ है। ठीक है, तो देखिए चीन के बारे में जब समझेंगे तो चीन ने पहली बार 1953 में परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर के आया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम लेकर के आया था, उसमें 2 बातों को मूल रूप से वो जोर दिया था। एक एबॉर्शन पर और दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल पर। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव एक ऐसा होता है जैसे कोई दवाई होता है या तो कोई छोटा सा इक्विपमेंट होता है जिसको प्रेगनेंसी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा एबॉर्शन को लेकर के कानून लेकर के आया था। पर ये दोनों चीज़ें मैंडेटरी नहीं थी। उस समय कोई बाध्य तरीके से इसे लागू नहीं किया गया था, मतलब लोग फॉलो कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें थी साथ में। अब देखिए जैसे जैसे चीन आगे बढ़ता है 1970-75 के दशक में देखेंगे तो चीन में इकोनॉमिक पॉलिसी को चेंज किया गया और चीन को ऐसा लगने लगा कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है, ऐसे में उसका दबाव बहुत ज़्यादा इकोनॉमी पर होगा। ठीक है, इसके लिए चीन 1980 के दशक में 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया, यानी एक जो कपल्स होंगे वो एक बच्चा ही पैदा कर सकते हैं। ठीक है, जब 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया था तब चीन की जनसंख्या 1 अरब के आसपास थी। और चीन का ये मानना था, चीनी गवर्नमेंट का मानना था या तो वहाँ की जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसका ये मानना था कि ये जनसंख्या जो है वो आर्थिक प्रगति में बाधक है। उस समय मानना थी, 1980 की बात हम कर रहे हैं, 1980-85 की बात ये वहाँ की गवर्नमेंट मानती थी। और सरकार का ये दावा था कि लगभग 40 करोड़ बच्चा को पैदा करने से रोक दिया गया 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण। ये गवर्नमेंट दावा करती थी। और गवर्नमेंट ने बाद में क्या दावा किया कि 40 करोड़ बच्चों को पैदा होने से रोकने से जो भोजन हो या पानी हो, इन सब पे जो एक्स्ट्रा दबाव बनते वो दबाव कहीं ना कहीं नहीं बने, या तो कहीं संसाधन पर जो दबाव होता वो दबाव कम गया, यानी वो दबाव नहीं उस तरह से बना। अब देखिए ये जो पॉलिसी लाया गया था इसे लेकर के अगर देखेंगे तो चीनी सोसाइटी में असंतोष भी थे। असंतोष क्यों थे? क्योंकि यहाँ पर बाध्य किया गया, तब मैंडेटरी नहीं था 1953 में, लेकिन 1980 में इसको मैंडेटरी बना दिया गया। और मैंडेटरी बनाने के बाद जबरन गर्भपात कराए गए, जबरन लोगों को नसबंदी कराई गई। जैसे भारत में सुनेंगे तो भारत में भी देखिएगा कि इमरजेंसी के टाइम पे परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए गए थे, जहाँ पे जबरन लोगों को नसबंदी कराए गए थे। कुछ ऐसा भी कहते हैं, तो कुछ किताबों में इस तरह से वर्णन किया गया है कि उस समय स्वास्थ्य विभाग के जो गाड़ी देख करके गांव के लोग भाग जाते थे तो गड्ढे में छुप जाते थे, मतलब जबरन नसबंदी कराने के कारण। तो ये जबरन नसबंदी 1980 में देखेंगे तो 1 चाइल्ड पॉलिसी के तहत जबरन नसबंदी किया गया और गर्भपात कराया गया महिलाओं को। इसे मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और एक तरह से कहीं ना कहीं आप अगर जबरन किसी के साथ करते हैं तो गरीबों के साथ या तो उन लोगों के साथ एक अन्याय है। ठीक है, तो ये चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। उसके बाद देखेंगे तो चीन ने 2016 तक आते आते 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी को लागू किया। 1980 में 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया, यानी लगभग 30 से 35 साल होते होते उसे 2 चाइल्ड पॉलिसी लाना पड़ा। उसके पीछे क्या मूल कारण था? तो मूल कारण था जनसंख्या का तीव्र गिरावट। और जनसंख्या का जब तीव्र गिरावट हो रहा था, वैसे में चीनी इकोनॉमी भी बड़ी तेजी से बढ़ रही थी, और तीव्र गिरावट के कारण जो चीप लेबर था वो कहीं ना कहीं अभाव होने लगा था। इसलिए चीनी सरकार ने बाद में क्या किया, 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर के आया। लेकिन जबरदस्ती जो चीज़ें की गई थी वो बाद में इतना आसान नहीं है कि जो लोग एडॉप्ट कर चुके हैं पूरी तरह से कि एक बच्चा रखना है, वो बाद में 2 बच्चे रखेंगे, वो कल्चर बन जाता है, या तो बहुत सारे उसके पीछे इकोनॉमिक रीजन होते हैं। फिर देखिएगा अभी सरकार चीनी गवर्नमेंट 2020 में के जनगणना में 3 चाइल्ड पॉलिसी ला रही है,
या ले करके भी आ गई है। ठीक है, कारण क्या है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी करने के बावजूद भी अब बच्चा जनने को तैयार नहीं है लोग, और वहाँ की जनसंख्या का जो रिपोर्ट 2021 में आया है वो थोड़ा डरावने वाले हैं। क्या डरावने वाले हैं? तो वहाँ का प्रजनन दर जो हो गया है 1.3 हो गया, 1.3 हो गया, यानी एक कपल 1.3 बच्चे पैदा करने 2 से भी कम हो गए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे किसी भी सोसाइटी या तो किसी भी देश के लिए अगर प्रॉपर आपको युवा रखना है, प्रॉपर इकोनॉमी बैलेंस रखना है, तो एक प्रतिस्थापन दर होता है, रिप्लेसमेंट लेवल होता है, यानी कम से कम 2.1 यानी 2.1 बच्चा एक कपल्स के द्वारा पैदा किया जाना चाहिए, लगभग 2 बच्चे एक कपल्स के द्वारा पैदा किए जाने चाहिए। तब उस इकोनॉमी में बैलेंस बना रहेगा, यंग पॉपुलेशन में, बच्चों में और बुजुर्गों में, इस सब मिलाकर के बैलेंस बना रहेगा और उसका इकोनॉमी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। लेकिन चीन की जो रिप्लेसमेंट लेवल है या तो पर जो फर्टिलिटी रेट है 1.3 हो गई है। अब देखिए यूएन का ये मानना है कि ये गिरावट लगभग 2030 तक जारी रहेगा। चाइना के पॉपुलेशन का गिरावट 2030 तक जारी रहेगा और 2030 तक जाकर के चीन की जो जनसंख्या है वो पूरी तरह से स्थिर हो जाएगी। और स्थिर होने के बाद फिर क्या होगा? फिर उसके बाद नकारात्मक दर चलना शुरू हो जाएगा, यानी निगेटिव और ज़्यादा नीचे जाने लगेगा। अब देखिए आगे सरकार ने क्या किया, आगे अगर आप देखेंगे तो ये 1 चाइल्ड पॉलिसी, 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। अब ये देखिए इसका प्रभाव क्या है, आखिर जो रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे जो गया है जनसंख्या की वृद्धि, उसका प्रभाव क्या है मूलतः चीन के सोसाइटी पर, या तो चीन में क्या प्रभाव पड़ रहा है। चीन के अगर इकोनॉमी के बारे में आप पढ़ेंगे तो चीन मूलतः जो उसका इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं देखिएगा तो श्रम पर आधारित इकोनॉमी है, और दूसरा निर्यात आधारित इकोनॉमी है। निर्यात आधारित इकोनॉमी किस लिए बना, या तो मैन्युफैक्चरिंग का हब कैसे बना, उसका सबसे बड़ा एक कारण है वहाँ का सस्ता श्रम होना। तो चीन में देखेंगे, हाल में देखेंगे तो श्रम बल की बड़ी तेजी से कमी होते जा रही है और जो श्रम हैं वो महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे में इसकी इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ना आवश्यक था और इसीलिए देखिएगा सरकार इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं। उसके साथ साथ क्या हो रहा है, सामाजिक खर्चों में वृद्धि हो रही है। चीन के 2010 की देखें डेटा तो ओल्ड एज पर्सन का जो वहाँ पर ओल्ड एज पर्सन के जो लोग थे वो लगभग 10% के आसपास थे, और अभी देखें 2020 में देखें तो ये लगभग 14% के आसपास चले गए, यानी पूरी जनसंख्या के लगभग 14% ओल्ड एज पर्सन हो गए। अब देखिए ओल्ड एज पर्सन और 15 साल से नीचे ये दोनों का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन नहीं होता है, या अगर होता भी है तो बहुत मिनिमम लेवल पे होता है। इकोनॉमी इनसे नहीं चलती है, इनको लेकर के चलना पड़ता है। ठीक है, इनको लेकर के चलना पड़ता है। अगर देखिएगा ओल्ड एज पर्सन बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य के देखभाल, बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी, ओल्ड एज बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पेंशन की मांग बढ़ेगी क्योंकि उनको इसी पर निर्भर रहना होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चीन आज भी एक विकासशील राष्ट्र, विकसित राष्ट्र नहीं बना है, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहता है विकासशील राष्ट्रों के लिए कि आप ऐसे चीज़ों में खर्च करने जा रहे हैं जहाँ पे आपको जो मूलतः अन्य चीज़ों के लिए खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन आप अनप्रोडक्टिव चीज़ों में खर्च आपकी बढ़ते चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिएगा चीन आज भी एक मध्यम आय वाला समाज है। चीन का अगर आप देखेंगे तो $10,000 पर कैपिटा इनकम है। आप अगर यूएसए का अगर देखेंगे, अमेरिका का देखें तो अमेरिका का लगभग $60,000 यानी पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम है, या तो आप इसको पीसीआई लिख लें। उसी तरह से अगर आप जापान का देखें, जापान का $40,000 पर कैपिटा इनकम और चीन का 10,000। भारत की स्थिति तो इससे काफ़ी नीचे है, ये चीज़ें हैं। तो चीन आज भी एक क्या है तो मध्यम आय वाला समाज है, यानी उतना इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट हुआ अभी भी नहीं हुआ है जैसा विकसित देशों का है। तो अभी भी ये क्या है, विकसित देश की तरह नहीं है, विकसित देश बना नहीं है। दूसरा अगर देखेंगे
तो श्रम प्रधान विनिर्माण, जैसे भी यहाँ पे बता रहे थे कि इसका पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरह से श्रम आधारित है। यानी चाइना आज के डेट में दुनिया के अर्थव्यवस्था के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया में हर वो सामान का लगभग वो निर्यात करता है। और जैसे पीछे बता रहे थे कि इसका मूल कारण क्या है, वहां का चीप लेबर, सस्ता श्रम, स्किल लेबर, वो सबसे बड़ा मूल कारण है। तथा चाइना आज भी एक एग्रेरियन सोसाइटी है और एग्रेरियन सोसाइटी में लेबर चाहिए। तो खेती आधारित समाज आज भी चीन है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब या तो मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के बावजूद भी खेती भी बड़े पैमाना पे होती है। एक बिंदु है जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं। इसमें मूलतः अगर आप देखेंगे तो 15 से लेकर 64 साल वालों को काउंटिंग किया जाता है। 15 से 59 में के भी काउंट करते हैं। अब देखो, आपके पास जितना ज़्यादा यंग पॉपुलेशन होगा उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर बाय द वे 15 से लेकर 64 तक यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ज़्यादा है, तो इकोनॉमी तेज़ी से ग्रोथ करेगी, आपका हर एक सेगमेंट ग्रोथ करेगा। लेकिन जैसे जैसे श्रिंक करेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन घटते चला जाएगा और जो चीप श्रम थे वो भी महंगे होते चले जाएंगे। और वैसे में क्या होगा कि आपका जो प्रोडक्शन यूनिट था वो किसी अन्य देश में शिफ्ट होने लगेगा। और ऐसा देखा गया है हाल के दिनों में। देखा क्या गया है कि चीन से बड़े पैमाना पे कुछ कंपनियां निकल करके वियतनाम जा रही है, बांग्लादेश जा रही है। वियतनाम और बांग्लादेश जा रही है, तो कुछ कुछ कंपनियां चीन से भारत भी आ रही है। और उसका मूल कारण क्या है, उसका डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था वो कहीं ना कहीं श्रिंक करने लगा। जो चीप लेबर था वो धीरे धीरे महंगा होने लगा और साथ ही स्किल लेबर ऐसे भी होने पे वो धीरे धीरे महंगा होने लगता है। वैसे में कंपनियों का जो कॉस्ट है वो बढ़ते जा रहा है, तो कंपनी वहाँ से हटते जा रहे हैं। ऐसा हाल के दिनों में देखने को मिला है। ठीक है, ये मामला है। अब आगे समझते हैं भारत इससे क्या सीख सकता है। भारत इससे क्या सीख सकता है? तो पहला चीज, जो चीन ने 1980 में जटिल उपाय बनाया, यानी वन चाइल्ड पॉलिसी जो बनाया, वन चाइल्ड पॉलिसी बनाया, ऐसा करने से बचना चाहिए। इस तरह के जटिल उपाय करने से बचना चाहिए। क्यों बचना चाहिए, आगे क्लियर होगा। हमें क्या करना चाहिए, हमें महिला सशक्तिकरण पर ज्यादा जोर देना चाहिए। यानी महिलाओं को शिक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनको अधिक से अधिक अपॉर्चुनिटी देने की आवश्यकता है और उनका इकोनॉमिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी अर्थव्यवस्था से लेकर के हर सेक्टर में इनको ज्यादा से ज्यादा अवसर देने की आवश्यकता है, उनको पार्टिसिपेट करवाने की आवश्यकता है। ठीक है, और तीसरा, उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। यानी उनके स्वास्थ्य की देखभाल को वृद्धि किया जाए। अगर ये 3 काम आप कर देंगे तो ये चौथा काम अपने आप हो जाएगा। ये 3 काम आप कर दें, यानी शिक्षा दे महिलाओं को, अधिक अपॉर्चुनिटी दे, उसके बाद उनके स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा कॉन्शियस होने की आवश्यकता है, ये फर्टिलिटी रेट अपने आप नीचे जाएगी। और ऐसा 2011 के सेंसेक्स में देखने को मिला और रिसेंट में कुछ डाटा आते रहते उसमें देखने को मिला है कि भारत के विभिन्न राज्यों का अगर देखेंगे, डेमोग्राफी देखेंगे, तो उसमें काफ़ी वेरिएशन दिखेगा। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया में कंपैरिजन करेंगे, काफ़ी वेरिएशन दिखेंगे। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के इधर अगर ये कर देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, उसमें भी वेरी मिलेगा। ठीक है, अब देखो, तो जनसंख्या स्थिरता की आवश्यकता है, उसके लिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और परिवार नियोजन कार्यक्रम का परिणाम हुआ कि 2.1 जो रिप्लेसमेंट लेवल होता है उसको कहीं ना कहीं भारत गेन किया है। ठीक है, या तो गेन के नज़दीक है। ठीक है, अभी 2021 का ये सेंसेक्स हुआ नहीं है, वो रिपोर्ट आएंगे तो पता चल जाएंगे। अब देखो, भारत में देखोगे तो सिक्किम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, केरल, कर्नाटक आदि में प्रतिस्थापन स्तर से नीचे है। यानी यहां अगर इन सब स्टेट में देखेंगे तो 2.1 से नीचे चला गया है। जो वहां का फर्टिलिटी रेट है वो 2.1 से नीचे चला गया है। यानी साउथ के कुछ स्टेट
खास करके आंध्र प्रदेश के तो इसके पहले सीएम हुआ करते थे चंद्रबाबू नायडू बार बार आंध्र प्रदेश के लोगों को बोलते थे कि आप पॉपुलेशन को थोड़ा इंक्रीज करिए, क्योंकि बड़ी तेजी से डिक्लाइन कर रहा है। केरल, या तो आप कर्नाटक का देख लें या सिक्किम का देख लें, या तो एक स्टेट अपने के यहाँ नागालैंड, एक अपने के यहाँ स्टेट है नागालैंड, इनका तो निगेटिव ग्रोथ रेट है, इनका निगेटिव ग्रोथ रेट है। पॉपुलेशन की समस्या अगर देखेंगे भारत में पॉपुलेशन की समस्या कहाँ कहाँ पे है? पॉपुलेशन समस्या मूलतः अगर आप देखेंगे तो बिहार, यूपी, या तो आप देख सकते हैं एमपी का, ये सब मूल स्टेट में समस्या है। 2011 के सेंसेक्स में अगर जाएंगे तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी बिहार की थी, और डेंसिटी भी अगर आप देखेंगे तो 1106 लोग रहते थे बिहार में, 1106 लोग पर किलोमीटर रहते थे। ठीक है, तो समस्या इन 2-4 स्टेटों में है। यहाँ पर भी देखिए, ऐसा नहीं कि जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता है, जरूरत क्या है कि इन सब क्षेत्रों को डेवलपमेंट तेजी से किया जाए, या इन सब क्षेत्रों में खास करके महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया जाए। अपने आप बहुत तेजी से नीचे डिक्लाइन करेंगे, हालांकि इन सोसाइटी में भी बड़ी तेजी से नीचे आ रही है, ये मामला है। अब देखिए, इससे आगे समझने का कोशिश करते हैं कि भारत में क्या क्या पहल किया गया, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए क्या क्या पहल किया गया। एक देखिए, हाल में 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपील किया गया था। प्रधानमंत्री ने ये बोला कि जनसंख्या नियंत्रण करते ही एक प्रकार का देशभक्ति है, यानी पॉपुलेशन कंट्रोल अगर करते हैं तो लोगों से इन्होंने अपील किया, एक प्रकार का देशभक्ति शो करने का ये जरिया है। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था प्रधानमंत्री का। ठीक है, दूसरा, मिशन परिवार विकास 2017 में एक प्रोग्राम चलाया गया, और इसके द्वारा टारगेट वहां पर किया गया जहां 146 उच्च प्रजनन जिला, यानी वैसे जिला जहां फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, उनको टारगेट किया गया। जिन जिलों में फर्टिलिटी रेट ज्यादा है उन जिलों में टारगेट किया गया, और वहां पे गर्भ निरोधक और परिवार नियोजन के बारे में जानकारी दी गई, और इन सब सेवाओं को वहां पहुंचाया गया। ठीक है, तीसरा एक है आपका नसबंदी कराने वालों को मुआवजा दे, 2014 में शुरू हुआ था। नसबंदी कराने से जो श्रम का नुकसान होता है लोगों का, उसके लिए मुआवजा की व्यवस्था की गई कि सरकार उसके लिए मुआवजा देगी जितना आपका श्रम का नुकसान होगा। उसके बाद है, अगला है राष्ट्रीय परिवार नियोजन क्षतिपूर्ति योजना, ये 2005 में शुरू की गई थी कि नसबंदी वगैरह से अगर किसी की गलती से मृत्यु हो जाती है या तो अन्य कोई दुर्घटना घटना होता है, वैसे में उसके लिए बीमा कवर की बात की गई, यानी उसका इंश्योरेंस किया जाएगा, उसकी बात की गई है। ठीक है, तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, धन्यवाद।